पिताजी की एक छोटी सी पान की दुकान थी, किराए के घर में रहते थे, तो इतनी ज़्यादा अर्निंग्स नहीं थी परिवार की। और आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे, अपनी प्रिपरेशन के दौरान ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की नहीं सुननी है। पहली बार पहली सैलरी हमेशा ख़ास होती है, वो भी जब आपने इतनी सारी असफलताएँ देखी हो और इतनी मेहनत 3-4 साल की जो दिन रात की मेहनत हो, उसके बाद जो पहली सैलरी आती है। तो मुझे याद है मैंने सबसे पहले अपनी जो मेरी मम्मी है उनको कॉल किया, उनको बताया कि मम्मी फर्स्ट सैलरी आई है मेरी। उसके बाद नमस्कार दोस्तों, अभी आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है रवि लटवाल। तो ये अभी किशनपुर रेंज उत्तराखंड में वन आरक्षी मतलब फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट में तैनात है। तो जो बच्चे अभी उत्तराखंड में किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, इसके अलावा अन्य किसी भी आप विभाग में तैयारी कर रहे हो, तो किस तरीके से तैयारी करेंगे आप, किस तरीके से तैयारी करना है, कैसे अपने स्टडी को करेंगे, कितना घंटा पढ़ना होता है और सिलेबस क्या रहता है, इसके बारे में सब कुछ जानकारी आपको रवि भाई देंगे। हमारे साथ बैठे हैं। तो इन्होंने भी कई साल तैयारी करने के बाद रवि भाई को ये अचीवमेंट मिला। तो आपको रवि भाई बताएंगे किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया था। तो रवि भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतनी मेहनत से ये वाला पोस्ट हासिल किया। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो किस तरीके से तैयारी करें, जो सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, वन विभाग हो या उत्तराखंड पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, तो उसमें सिलेबस क्या रहता है, किस तरीके से वो लोग तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि अगर वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी करते हैं तो उनका सिलेबस क्या रहता है, किस तरीके से उनको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मंच देने के लिए, जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस और जो भी मुझे इस 4-5 सालों में अपनी प्रिपरेशन के जो भी अनुभव हुआ वो साझा कर सकूं, ताकि वो अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए, उत्तराखंड के हों चाहे अदर एग्ज़ाम्स हो, तो उनको कुछ यूज़फुल टिप्स दे सकूं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने अगस्त 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उससे पहले मुझे ABCD भी नहीं पता था, ग्रुप C की क्या पोस्ट होती है, PCS क्या, कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में सुना था लेकिन कभी प्रिपरेशन नहीं की, ना ही कोई एग्ज़ाम दिया था। तो अगस्त 2021 से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। हल्द्वानी में ये एक कोचिंग संस्थान है, वहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद 2-3 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन की, क्योंकि उस टाइम पे लाइब्रेरी का एक चलन हो चुका था हल्द्वानी में भी, बड़े शहरों में तो पहले से था, तो हल्द्वानी में भी हो चुका था। तो मैंने भी दोस्तों के साथ लाइब्रेरी ज्वाइन की। तो दिन रात अच्छे से पढ़ाई की, 2-3 महीने पढ़ाई की। मेरा जो पहला एग्ज़ाम था वो 31 अक्टूबर 2021 को कनिष्ठ सहायक का था, 746 पदों के लिए जो एग्ज़ाम था। तो वो एग्ज़ाम दिया। तो घर आके जब नंबर मिलाए शाम को, तो जो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स थे वो आंसर की प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें मेरे 55 नंबर आ रहे थे जब मैंने शाम को मिलाया। तो जब वो पहला एग्ज़ाम दिया, 2-3 महीने की प्रिपरेशन में मेरे 55 नंबर आए, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि 2-3 महीने मैंने प्रिपरेशन की है और जो कि अच्छे से की थी, बहुत पूरे 100% देके। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हुआ कि 2-3 महीने तैयारी करके मेरे 55 नंबर आए हैं। तो थोड़ा सा और मैं अगर तैयारी अच्छे से करूँगा, थोड़ा टाइम और दूँगा, तो मैं एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकता हूँ। तो उसके बाद भी फिर मैंने अपनी यही तैयारी जारी रखी। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम जो था मेरा 4 दिसंबर 2021 को वीडियो का था। 894 पद थे जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। तो उसमें मेरे 60 नंबर आए। तो फिर मुझे लगा कि पहला जो एग्ज़ाम दिया था उसमें 55 थे, तो इसमें 60 आए हैं। पहले एग्ज़ाम से कुछ प्रोग्रेस हुई है, तो यानी कि मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जो तीसरा एग्ज़ाम था, एक हफ़्ते बाद ही 12 दिसंबर 2021 को लोअर PCS का था एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम दिया। उसमें भी मेरे 100 के आसपास मार्क्स थे, लेकिन फिर उसमें ऐसा हुआ कि बाद में जब रिज़ल्ट आया तो कुछ 12 क्वेश्चन डिलीट हुए थे शायद, तो उसमें बोनस मार्क्स मिले जो भी रहा। तो उससे मेरे जो फाइनल मार्क्स थे 106.25 हुए और कट ऑफ गई थी 105 के अराउंड गई थी, जहाँ तक मैं याद कर पाऊँ। तो लोअर PCS का जो मेरा एग्ज़ाम था प्री, तो उसका रिज़ल्ट आया था मार्च 2022 में। तो वो मेरा पहला एग्ज़ाम था जो मैं मुझे सफलता मिली थी, प्री क्लियर कर लिया था। तो उस टाइम पे मुझे बहुत खुशी हुई कि 3-4 महीने मैंने प्रिपरेशन करी और लोअर PCS जैसा बड़ा एग्ज़ाम उस टाइम में मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा था, तो वो क्लियर हो गया था मेरा। तो उसके बाद वो क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने फिर अपर PCS का प्री दिया अप्रैल 4 या 6 अप्रैल 2022 को।
तो वो भी क्लियर हुआ मेरा, उसका प्री भी क्लियर हो गया। तो शुरुआती 6-7 महीनों में ही मुझे 2 जो बड़े एग्ज़ाम थे, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस, उनका प्री मैं क्लियर कर चुका था। तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास आया कि अब तो मैं मतलब बहुत जल्दी मुझे सरकारी नौकरी मिलने वाली है। मैं एक अच्छे रास्ते से तैयारी कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। तो इस तरह का मुझे आत्मविश्वास मिला। फिर उसके बाद मैंने लोअर पीसीएस की मेंस की तैयारी भी की उसी कोचिंग संस्थान से, वहीं एडमिशन लिया। मेंस की उनने क्लासेस कराई थी, तो मेंस की तैयारी की। उस टाइम पे क्या था, लोअर पीसीएस मेंस 28 अगस्त 2022 को हुआ था। तो जनवरी से मैंने तैयारी स्टार्ट की मेंस की। उसके बाद 5-6-7 महीने मिले हमें तैयारी के लिए। तो उस टाइम पे 2 पेपर होते थे, एक होता था हिंदी का 200 मार्क्स का, और एक होता था जीएस का। अब तो पैटर्न चेंज कर दिया, अब 4 पेपर हो गए हैं। एक हिंदी का अलग हो गया है, हिंदी लैंग्वेज का, ऐसे का अलग हो गया है, बाकी 2 जीएस के हो गए हैं, जिसमें उत्तराखंड भी इंक्लूड है। तो वो मैंने मेंस दिया 2022 में। फिर उसके बाद 2022 में एक ऐसा दौर भी आया कि ये 3 एग्ज़ाम दिए मैंने बस, क्योंकि उस टाइम पे आपने भी देखा था बहुत सारे पेपर लीक वाला मुद्दा उठा था। तो और कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाया। ये 3 एग्ज़ाम, एक लोअर अपर पीसीएस का प्री और मेंस, लोअर पीसीएस का मेंस, 2022 में ये 2 एग्ज़ाम ही हुए और बाकी कोई एग्ज़ाम नहीं थे मेरे पास। तो उस दौरान भी मैंने बहुत सारी नकारात्मकता आई थी, क्योंकि एक दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार पेपर तो लीक हो जा रहे हैं, तो हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी में 8-8 घंटे 10-10 घंटे क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, जब पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है, बच्चों को ऑलरेडी पेपर मिल चुका है। लेकिन फिर भी इस नकारात्मकता के दौरान भी मैंने अपनी तैयारी निरंतर जारी रखी कि कुछ तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद अपर पीसीएस का प्री दिया, अपर पीसीएस भी क्लियर हुआ प्री। लोअर पीसीएस का मेंस दिया, तो 2000 उसमें उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आते आते काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद 2023 के स्टार्टिंग में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, 25 जनवरी को हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन 1-2 दिन बाद ही सूचना मिली कि वो भी लीक हो गया। हालांकि मेरा पेपर भी ठीक अच्छा गया था, उतना अच्छा भी नहीं गया था, क्योंकि बच्चों जिनसे पता किया तो सबके 85-90 ऐसे नंबर आ रहे थे, मेरे 80 नंबर आ रहे थे। फ़ाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये नहीं पता था मेरे को। लेकिन 2 दिन बाद ही ये सूचना मिलना कि पेपर लीक हो गया है, अपने आप में एक बड़े दुर्भाग्य की बात थी। फिर उसके बाद उसका री एग्ज़ाम हुआ, तो पटवारी का री एग्ज़ाम हुआ, तो फिर उसमें मेरे 75 नंबर बने थे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि उसमें भी 6 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए आयोग द्वारा, और वो 6 के 6 क्वेश्चन मेरे सही थे। तो जो वो 6 क्वेश्चन डिलीट हुए उससे मेरे को थोड़ा घाटा हुआ। मेरे फाइनल जो अंक थे वो 73.6 हुए। हालांकि उसमें भी मेरा जो फर्स्ट राउंड पे जो सिलेक्शन हुआ था उसमें मैं क्लियर किया था मैंने, वो दौड़ भी दी, फिज़िकल दिया पटवारी का जो होता है, डीवी भी कराया, लेकिन फ़ाइनल मेरिट में 1.3 नंबर से रह गया। फिर उसके बाद क्लर्क का एक एग्ज़ाम हुआ था, वो क्लर्क का एग्ज़ाम दिया मैंने। उसमें भी शुरुआती राउंड क्लियर हुआ, टाइपिंग दी, डीवी कराया, लेकिन फ़ाइनल मेरिट में 0.6 नंबर से रह गया मैं उसमें भी। उसके बाद ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिया, उसमें भी जो उसका जो शुरुआती रिज़ल्ट था उसमें 0.7 से रह गया मैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि एकल संवर्ग की भर्ती होने के कारण इसमें वेटिंग का प्रावधान था। तो वेटिंग का प्रावधान था, तो क्योंकि उस दौरान क्या हुआ था, 4-5 एग्ज़ाम एक साथ हुए थे बहुत कम समय के अंतराल में। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ फॉरेस्ट गार्ड छोड़ के अदर जगह ज्वाइन किया जो इससे अच्छी जॉब थी। इसमें कंपटीशन कम हो गया। हाँ, तो कंपटीशन कम हो गया। बाकी जो कुछ पोस्ट खाली रह गई थी उस पर जो वेटिंग वाले बच्चे थे, हम 160 बच्चे थे, तो उनको इधर ज्वाइनिंग मिल गई। लेकिन इधर ज्वाइनिंग मिलने के पीछे भी एक लंबा संघर्ष रहा, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, जब हमें यहाँ ज्वाइनिंग मिलने वाली थी उससे पहले रिज़ल्ट हमारा आ गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि एक भर्ती और आने वाली थी फॉरेस्ट गार्ड की ही, ठीक है। तो उसमें जो हमारे ये वेटिंग वाले पद थे ये भी ऐड कर दिए गए वन विभाग द्वारा, ठीक है। हमारे वाले पद उसमें ऐड कर दिए, तो हम तो इस उम्मीद में बैठे थे कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी जल्दी। ये बात है 2024 की, जुलाई 2024 की। हाँ, तो हम इस इंतज़ार में थे कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन वो पद उधर ऐड हो गए तो हमारी ज्वाइनिंग लटक गई। 2 महीने हमने लगातार 2 महीने संघर्ष किया। देहरादून गए, कम से कम हम 70-80 बच्चे थे अलग अलग जगह के। वहाँ जो वन मुख्यालय है उसके बाहर हमने धरना प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे जाते थे, शाम को 5 बजे आते थे उधर से।
तो बड़े संघर्ष के बाद हमें फिर फाइनली जॉइनिंग मिली इधर। और अभी फिर उसके बाद मैंने क्लर्क का एक एग्ज़ाम दिया है, उसमें मेरा हो रखा है 72.5 नंबर है, तो उसकी टाइपिंग भी दे चुका हूँ मैं। इसके अलावा 8 या 9 एग्ज़ाम, जैसे अभी एसआई का था, एसआई का मेरा था, उसमें भी डीवी कराया लेकिन फ़ाइनल मेरिट में बाहर हो गया। लोअर पीसीएस का जो मैं बता रहा हूँ उसके इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचा, फ़ाइनल मेरिट में बाहर हो गया। अपर पीसीएस के 2 बार प्री निकाल चुका हूँ, लोअर पीसीएस के भी 2 बार प्री निकाल चुका हूँ। तो मतलब 8-9 एग्ज़ाम ऐसे रहे हैं मेरे जिसमें मैं फ़ाइनल स्टेज तक पहुँचा हूँ, लेकिन फ़ाइनल मेरिट में कुछ 1 नंबर 2 नंबर के अंतराल से बाहर हो गया जी। तो ये तो मेरी अभी तक की जो भी 3-4 सालों की जो कहानी थी वो रही। बाकी अगर मैं ये बात करूँ कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशन करी, तो जो अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, तो उनको क्या क्या मैं अपने एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, हाँ, और सुझाव दे सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने प्रति आप लोग ईमानदार रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ये क्योंकि मैंने लाइब्रेरी में ये भी देखा है कि बच्चे आते हैं 5-5 6-6 घंटे बैठते हैं, पढ़ते नहीं है, बैठते हैं, लेकिन बाहर वालों को तो यही लगता है कि यार बच्चा हमारा 5-6 घंटे पढ़ रहा है लाइब्रेरी में जाके, हाँ, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन वो खुद जानते हैं वो बच्चे कि हम पढ़ रहे हैं या सिर्फ वहाँ टाइम पास करने आ रहे हैं। तो इसलिए अपने घर वालों को झूठी होप मत दीजिए, अपने साथ अपने लिए ईमानदार रहिए, उनके लिए ईमानदार रहिए। लाइब्रेरी अगर जा रहे हैं तो फ़ोन साइड में रख के चाहे 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, लेकिन सारा एक फुली फोकस्ड होकर पढ़ाई ज़रूरी है। और सिलेबस अपना एकदम सामने रखना चाहिए, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत गलती की, मैंने भी सिलेबस कभी देखा नहीं। स्टार्टिंग में जो किताब मिली उससे पढ़ा, जो किताब में है वो पढ़ा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा ही नहीं मैंने, सही बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी एनी हाउ सिलेक्शन हुआ जो भी हुआ। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है आपको, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि टाइम कम है और जो सिलेबस है वो बहुत काफ़ी वास्ट है। स्पेशली जीएस का, हिंदी आप कवर कर लोगे, उत्तराखंड आप कवर कर लोगे, लेकिन जीएस इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है उसका। हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा एनवायरनमेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आपको कवर करनी है। तो उसके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। धन्यवाद रवि भाई। तो आपने रवि भाई को सुना। तो रवि भाई, ये सवाल रहता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे उत्तराखंड के हो या हमारे देश के हो, मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो बहुत निम्न स्तर के घर से, कहे तो एकदम लोअर क्लास घर से आते हैं, जो मतलब दिन को मजदूरी करते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं, जिनके पेरेंट्स किसान हैं, जिनके परिवार में कमाने के लिए कोई नहीं है, मतलब वो खुद कमा रहा है, खुद पढ़ रहा है, इतना स्ट्रगल करता है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो होप छोड़ देता है, हार मान जाता है कि अब नहीं होने वाला, मतलब कई बार प्रयास करने के बाद वो असफल रहता है, तो वो होप छोड़ देता है कि अब छोड़ते हैं, नहीं होने वाला है, सरकारी नौकरी हमारे लिए नहीं बनी है। तो ऐसे छात्रों को, ऐसे बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहोगे, जो मतलब अभी दिन ब दिन एग्ज़ाम लीक होने के कारण, उसके बाद एग्ज़ाम में धांधली होने के कारण वो टूट चुके हैं, उनको आप क्या होप देना चाहोगे कि वो फिर से तैयारी करना शुरू करें, कोई उम्मीद आए उनके अंदर? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ पे रेज़ किया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको अपनी जो फिनेंशियल कंडीशन थी उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, मेरे घर की भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। मेरा भाई फ़िलहाल अभी जो एयरफोर्स में है, उसके लगने के बाद ही कुछ कंडीशन चेंज हुई है, वरना उससे पहले मैं बताऊँ, मैंने 12th पास करते ही जॉब करनी पड़ी मुझे, क्योंकि पिताजी की एक छोटी सी पान की दुकान थी, किराए के घर में रहते थे, तो इतनी ज़्यादा अर्निंग्स नहीं थी परिवार की। तो 12th पास होते ही मैंने भी जॉब की, 4 साल 5 साल जॉब की, जितना मेरा ग्रेजुएशन का पीरियड था उस टाइम पे मैंने जॉब की। उसके बाद फिर जब प्रिपरेशन में आया तब भी काफ़ी चीज़ों की उपलब्धता नहीं थी, जितने मेरे पे साधन उपलब्ध थे उसी के अनुसार मैंने अपनी तैयारी की। और उसके बाद भी फिर ऐसा लगा, जब मुझे लगा कि अब टाइम ज़्यादा हो गया है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो एक मेरे घर के पास ही एक लाइब्रेरी थी, तो मैंने वहाँ भी जॉब की एज अ, मतलब जो वहाँ पे लाइब्रेरियन बोलिए या फ़ीस, बच्चों की फ़ीस लेना, तो उससे मुझे कुछ अर्निंग्स होती थी, तो उसी से मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत खर्चा होता था, बुक्स लेनी है, कुछ भी फॉर्म भरने हैं, तो वो उससे मैनेज करता था मैं।
तो बाकी मैं बच्चों से यही कहूँगा, देखिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो भले ही अभी अंधेरा छाया हुआ हो या आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो, आगे का रास्ता बहुत कठिन लग रहा हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उजाला नज़र आने लगेगा। आप मेहनत करते रहिए, निरंतर करिए, एक दिन ज़रूर आपके मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। लेट मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ अपने अनुभव से कह रहा हूँ। बिल्कुल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और जितना ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो समझिए कि उतनी ही बड़ी सफलता आपके इंतज़ार में है। इसलिए मेहनत का साथ मत छोड़िए, ईमानदारी का साथ मत छोड़िए। जितना हो सके दूसरे की हेल्प कीजिए। दूसरे की हेल्प करोगे तो जो आप दूसरे की हेल्प करने से भी बहुत सारा जो पुण्य मिलता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखा आप लोग, जितने भी इस वीडियो को, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हो, जितने भी छात्र हो, जितने भी पेरेंट्स हो, इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो अपने बच्चों के प्रति मतलब इस तरीके से व्यवहार कीजिए कि अगर वो हार जाते हैं, मतलब अगर वो फेलियर होते हैं तो उस फेलियर को आप एक्सेप्ट कीजिए, ना कि उन पर प्रेशराइज कीजिए उनको बहुत ज़्यादा। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब बच्चा एक दो बार मतलब किसी चीज़ में अगर फेल हो जाता है, किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाता, तो पेरेंट्स भी ताने मारने लगते हैं कि क्या करेगा तू जीवन में, तेरे से ये इतना नहीं होता है, तेरे से उतना नहीं होता है, मतलब वो ताने, तो वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो हर एक पेरेंट्स को ये समझना चाहिए थी रवि भाई कितना स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अभी भी रवि भाई का प्रिपरेशन चल रहा है, अभी PCS की तैयारी भी कर रहे हैं रवि भाई। मतलब इनके पापा पान बेचते थे और अभी ये वर्दी में देख सकते हैं उनको, वन विभाग के जो आरक्षी है उनकी पोस्ट में ये काम करते हैं। तो जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स देख रहे हो इसको, तो आप लोग हार मत मानिए, आप लोग सही वे में ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। सफलता आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी और जल्द मिलेगी। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि जैसे वन विभाग हो गया, किसी पोस्ट में है, जैसे रवि भाई अभी वन आरक्षी में है, फॉरेस्ट गार्ड में, तो मेनली इसका जो ज्वाइनिंग आने के बाद इसका जो फर्स्ट सैलरी होता है वो कितना रहता है रवि भाई, ये सबके मन में रहता है। जो भी तैयारी करता है, क्यों तैयारी करता है? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, अपने आप को एक अच्छा ज़िंदगी देना चाहता है, और वो मतलब कहीं ना कहीं वो लाइफ में सेट होना चाहता है कि मैं भी नौकरी करूँ, अच्छा कमाऊँ, अपने पेरेंट्स को अच्छी मतलब खुश रखूँ। तो मेनली जो सैलरी है, पहला सैलरी या स्टार्टिंग में सैलरी वो फॉरेस्ट गार्ड हो गया। मतलब रवि भाई अभी फॉरेस्ट गार्ड में है, तो उसका हम लोग पूछते हैं कि कितना आता है रवि भाई? तो सैलरी का इसमें ऐसा है कि एक्चुअली मैंने तो 13 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया था, तो मेरी तो जो 17 या 18 दिनों की सैलरी बनी थी पहले वो आई थी, फेब लास्ट में आई थी या 1 मार्च को आई थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो मेरी जो सैलरी आई थी 20,000 आई थी, उसमें कुछ भी कटा नहीं था उस टाइम पे, NPS वगैरह कुछ नहीं कटा था। तो मैं रात के 10 बजे के आसपास आई थी, मैं यहीं जो यहाँ पे मुझे आवास मिला है वहीं पे था। तो मैंने तो कम से कम 4-5 बार बैलेंस चेक किया, क्योंकि पहली सैलरी हमेशा खास होती है, वो भी जब आपने इतनी सारी असफलताएं देखी हो और इतनी मेहनत, 3-4 साल की जो दिन रात की मेहनत हो, उसके बाद जो पहली सैलरी आती है। तो मुझे याद है मैंने सबसे पहले अपनी जो मेरी मम्मी है उनको कॉल किया, उनको बताया कि मम्मी फ़र्स्ट सैलरी आई है मेरी। उसके बाद जो मेरा भाई है जिसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, सब मेरी सफलताओं में हमेशा एक पॉजिटिविटी दी है, हमेशा बैक किया है, तो उसको मैंने फ़ोन करके बताया कि मेरी फ़र्स्ट सैलरी आ गई। तो पहली सैलरी हमेशा खास होती है। और उसके बाद फिर जब फुल मंथ की सैलरी आई तो वो 32,000 समथिंग आई, उसमें NPS वगैरह भी कटा था, 4-4.5 हज़ार, बाकी अदर कुछ वो होते हैं वो कटे थे। तो ये है। धन्यवाद रवि भाई, आपने अपना मूल्य समय हमको दिया है। और मेनली ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो अभी तैयारी कर रहे हैं और जो अभी तैयारी करने जाएंगे कि उनको किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करना है। तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो तैयारी करते हैं, जो छात्र हैं, आपके दोस्त हैं, जो आपके भाई हैं, आपके रिश्तेदारी में है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।